बिहार एडुका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 क्वेश्चंस समान अध्ययन के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी में चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्रा से, चंपा से, अंग से, राजगीर से। तो ये पाटलिपुत्रा से है, ठीक है ना। तो क्या है इसका आंसर है, देख लीजिए। कुम्हार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित स्थल है। यहाँ की खुदाई से मौर्य काल का भग्नावशेष मिलता है। मतलब यहाँ से जो ये कुम्हार स्थल है, ये पूछ देगा कि इससे हमको क्या चीज का जानकारी मिलता है। तो कुम्हार स्थल से मौर्य काल का को जानकारी मिलता है। यह अवशेषित खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 में शुरू किया गया था और यह पटना से जो है 5 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। बस हो गया, इतनी ही जानकारी बहुत है ना। तो ये याद रखना कि एक तो पहला कुम्हार स्थल कहाँ है, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में है ना। प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है, ठीक है ना। और ये मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है ना। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो हमारा कितना चलता है, तो 1 अप्रैल से चलता है, ठीक है ना। आपको पता होगा 1 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है ना। तो ये आंसर है। तो इसमें ज्यादा क्या खास बात करना है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है, तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, है ना। तो भाई शिक्षा का अधिकार कब आया, तो आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में आया। मतलब ये नोटिफाई हुआ होगा, है ना। एक्ट कब आया ये देख लीजिए। 46वें संविधान संशोधन जो है, संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान में अनुच्छेद 21A है ना, 21A 21 याद रखिएगा, है ना, अंत स्थापित किया गया, मतलब जोड़ा गया, है ना। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित कर, यानी राज्य पे छोड़ दिया गया कि आप जो लॉ बनाना चाह रहे हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग आप जो रीति से आप देना चाहते हैं, आप जमीन पर बैठा के दे सकते हैं, छत पर बैठा के दे सकते हैं, चेयर टेबल दे सकते हैं, जिसपे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो आपको देना ही पड़ेगा। कितना, 6 से 14 साल। उपयुक्त प्रावधान के परिपालन हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 को संसद द्वारा 4 अगस्त 2019 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान करने के पश्चात 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया, है ना। एक्ट तो बहुत पहले मतलब संशोधन हो गया था, है ना, लेकिन ये नोटिफाई हुआ, मतलब संविधान कब पास किया, ये सब चीजें होते होते 2010 हुआ, ठीक है ना, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का बात कर रहा है ये, है ना। नेशनल इमरजेंसी का बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 352, है ना। और राष्ट्रपति शासन का बात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 356। और फाइनेंशियल 360, ये याद रखिएगा। तो 356 में राष्ट्रपति शासन, है ना। देख लीजिए यहाँ पे 352, ये आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात हो रहा है। तो अनुच्छेद 352 यह घोषणा करता है कि युद्ध, है ना, अगर हम कहीं पे वॉर हो जाए, है ना, कहीं किसी देश से, हमारा पड़ोसी देश या कोई भी देश से वॉर हो जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए, है ना, हमारे ऊपर ही आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए कि हमारी जनता ही विद्रोह कर दे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नेपाल में कैसे विद्रोह हो गया था। तो उस स्थिति में हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं ना। तो विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब राष्ट्रपति कर सकता है जब मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश हो, है ना। ये विवाद क्यों हुआ था पता है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, तो वो डायरेक्ट बोल दिया था राष्ट्रपति को और वो लगा दिए थे, है ना। तो उस समय ये बहुत ज्यादा विवाद हुआ था कि भाई, मतलब प्रधानमंत्री को जब मन होगा तब आपातकाल लगा देंगे, जैसे मन तैसे करके किसी को अंदर करवा देंगे, ये सब चीज होगा। तो ये एक प्रावधान बाद में 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया कि मतलब, है ना, कि आप तभी लगा सकते हैं जब आप लिखित दे, यानी मंत्रिमंडल भी विचार करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। ये नहीं कि चुपचाप आप बोल दिए आप राष्ट्रपति लगाओ, क्योंकि राष्ट्रपति तो समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल होता है हमारे यहाँ, है ना। तो ये बात है। तो यही इसी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है, इसमें एक और बात लिखा गया कि किसी भाग में या संपूर्ण भारत में हमें मन हुआ तो हम एक भाग में भी लगा सकते हैं और पूरा भारत पे भी लगा सकते हैं, ये चीजें देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, यानी ध्रुव तारा पता है हमेशा वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, लेकिन वो जो जिस तारा को मतलब वो ग्रुप में रहता है उसको क्या कहते हैं, तो सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारों के बीच में वो रहता है ना, सप्तऋषि बोलते हैं उसको। और डिटेल्स थोड़ा सा जान लीजिए। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है,
जिससे ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है ना। इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कहते हैं कि ध्रुव तारा के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है ना, अक्षांश का निर्धारण अपन कर सकते हैं। यह तारा पृथ्वी से 334 प्रकाश वर्ष दूर उर्सा माइनर, ये पूछ सकता है कहाँ पे है, तो लिटिल डीपर या उर्सा माइनर तारा समूह के कहते हैं, उनका ये मेंबर है, ठीक है ना, उनका एक सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे इस तारा को अवकाश में एक ही स्थान पर देखा जाता है। कौन सा डायरेक्शन है, तो नॉर्थ, है ना, ये पूछ सकता है ना। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि मान के चलिए आपको आपका घर ईस्ट की तरफ है ना, और आप नहीं पता जहाँ पे खड़े हैं आप कैसे जाएंगे अपना घर, है ना, लेकिन आपको ध्रुव तारा दिख रहा है। तो भाई जब ध्रुव तारा दिख रहा है तो अपन, ध्रुव तारा यहाँ से दिख रहा है तो मतलब ये नॉर्थ इधर है, हम यहाँ खड़े हैं, हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट, यहाँ हो जाएगा राइट, राइट हो जाएगा ईस्ट, है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ध्रुव तारा के दाहिने चलेंगे, है ना। ये देखो दाहिने चलेंगे तो घर पहुंच जाएंगे ईस्ट की तरफ। तो ये इस तरह से दिमाग का भी वो कुछ कुछ ट्विस्ट करके भी पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है ना। तो सबसे पहले राजस्थान देखो यहाँ पर है और कहीं पे राजस्थान है ही नहीं, तो पहले तो ऑप्शन ही कट गया, है ना, पहले ही ऑप्शन आ गया। तो राजस्थान सबसे बड़ा, फिर मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है ना। तो आंसर ये आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत के 3 बड़े राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। कई बार ऑप्शन बाकी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेशन वगैरह कैसे काम करता है इसमें। तो देख लीजिए कुछ टॉप 10 या टॉप 12 देख लीजिए। तो बिहार का स्थान देखिए 12वां है, ठीक है ना, क्षेत्रफल में, है ना। राजस्थान पहला नंबर, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे, गुजरात 5वें नंबर पे, कर्नाटक 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 8वें नंबर पे, छत्तीसगढ़ 9वें नंबर पे, तमिलनाडु 10वें स्थान पे, तेलंगाना जो है 11वें स्थान पे, और पश्चिम बंगाल जो 13वें स्थान पर, और बिहार जो है 12वें स्थान पे तो है ही, ठीक है। भारत का प्रारंभिक इतिहास यानी, है ना, ये एक बुक का नाम है, ठीक है ना। जब अंग्रेज यहाँ आए तो हमारा अध्ययन शुरू किया। क्यों अध्ययन करना शुरू है, क्योंकि जब तक हमारी संस्कृति परंपरा वगैरह को नहीं जानेगा तो वो हमारे ऊपर शासन कैसे करेगा, है ना। तो वही लिखना स्टार्ट किया। पहले हम लोग नहीं स्टार्ट किया था अपना इतिहास लिखने के लिए, पहले अंग्रेज ही स्टार्ट किए, फिर हम लोग भी लिखे, हम लोग अपने तरीके से भी लिखे, है ना। वो लोग बहुत सारे चीज चेंज भी किया, अपने अकॉर्डिंग लिखवा दिया चीजें हैं। तो देखो भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक लेखक कौन है ना। तो ये देखो ये वी.एस. स्मिथ, है ना। तो क्या है इनका, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ थे, है ना। ये साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रभावित इतिहास का, साम्राज्यवादी मतलब, है ना, वो मानते थे कि साम्राज्यवादी तो हम लोग वेस्ट हैं, ये है वो है, होना चाहिए साम्राज्यवादी, तभी तो इंडिया पे वो कब्जा कर पाएगा, क्योंकि वो जस्टिफाई करेगा, ठीक है ना। 1904 में इसे प्रकाशित किया गया था, और यह पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास है ना। कुछ जानकारी मिलता है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ साम्राज्यवादी से प्रभावित है, चलो ठीक है जो भी रहा हो, लेकिन ये नाम ये था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नाम इंग्लिश में था लेकिन हिंदी में ये था भारत का प्रारंभिक इतिहास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8वां क्वेश्चन ये है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन कौन है ना। तो खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध यानी मिल्क, चीनी, निर्माण, है ना। निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, नहीं ये निर्माण वो नहीं होगा, वो तो भी निर्माण हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ये निर्माण है आपका, क्या बोलते हैं उसको, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ रियल एस्टेट, है ना, रियल वाला एस्टेट, ठीक है ना। तो इसमें सारे ही होगा। अगर ऐसा कुछ दे और रैंडम पूछे तो भाई अपन जो है ना गलती नहीं करना है, डायरेक्ट ई ही डालना है, क्योंकि इसमें से एक से अधिक होगा ही होगा, क्योंकि सारे ही देखो, ये देखो फूड वाला है, एग्रीकल्चर वाला, तो ये तो करेगा ही करेगा। दूध भी हमारे यहाँ पूरा बढ़ता ही है, चीनी मिल, है ना, सुधार हो रहा है, तो ये भी इमर्ज हो रहा है धीरे धीरे, है ना। विनिर्माण तो है ही है ना, विनिर्माण, क्योंकि कुछ नहीं बना है और बनेगा तो वो तेजी से ग्रोथ तो करेगा ही करेगा। तो बिहार ऑलरेडी बहुत डेवलप नहीं है, तो ये दिमाग लगाना है कि भाई क्या डेवलप कर रहा है ना। बिहार राज्य की लगभग 80% जनसंख्या किस पे कार्य है, कृषि पर। वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य प्रसंस्करण में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, डेयरी में भी काम कर रहे हैं, चीनी उत्पादन भी बढ़ रहा है, और विनिर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी तेजी से विकास कर रहा है। तो उपयुक्त सभी विकल्प सही है, तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन कोई, ये बस लॉजिकल क्वेश्चन, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं थी। 9वां क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। यानी 1937 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो, मतलब उस समय पीएम होता था, ठीक है ना, या आज का सीएम बोल दीजिए, ठीक है ना। तो उस समय उस मंत्रिमंडल का कौन नेतृत्व किया था, तो
ये है श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। मोहम्मद यूनुस, सॉरी, ठीक है ना। श्री कृष्ण सिंह बाद में बने थे, ठीक है ना। मोहम्मद यूनुस याद रखना है, अभी स्टैंडर्ड किताब में मोहम्मद यूनुस नहीं देता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि पहला मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह ही था, है ना, पढ़ते हैं, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस था। हुआ क्या था 1937 में, कुछ मांगे थी श्री कृष्ण सिंह का गठन करने से पहले, वो सरकार बनने से पहले, लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं। तो अंग्रेज ने क्या किया, ये मोहम्मद यूनुस को थोड़े दिन के लिए बना दिया, है ना। तो फिर उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस जो है इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बना। जब कहानी डिटेल्स में पढ़िएगा बिहार का मतलब बिहार स्पेशल हिस्ट्री वगैरह, तो उसमें आएगा, ठीक है ना। तो मोहम्मद यूनुस याद रखिए, ऐसे इसमें कहानी जरूर आएगा, अभी देख लेते हैं। 1935 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत देश भर में क्या हुआ, जनवरी 1937 में चुनाव कराए गए। बिहार में कांग्रेस को प्रभावशाली बहुमत प्राप्त हुआ और कुल 152 स्थानों में से 107 स्थान जीत गए कांग्रेस, और 98 स्थानों पर उसे विजय मिली, है ना। मतलब गठबंधन 170 सातों मिला, लेकिन 98 वो खुद ही जीता। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट, ये याद रखिएगा नाम, उस समय कौन सा था राज्यपाल, कौन था गवर्नर, कौन था उस समय, तो एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, दिया तत्पश्चात राज्यपाल ने बिहार के इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, ये याद रखिएगा, ये पार्टी भी पूछ सकता है, इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने, है ना, वो याद रखिएगा। जो आज हम लोग भाषा में सीएम बोलते हैं ना, उसमें प्रधानमंत्री होता था। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ। ये डेट भी याद रखिए, 1 अप्रैल 1937, ठीक है। इसके अन्य सदस्य बहाव अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरु सहाय दाल थे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकार के गठन का फैसला किया और मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, अंतरिम सरकार से त्याग पत्र दे दिया, और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। तो 20 जुलाई को है ना स्टार्टिंग में, याद रखिएगा ये चीज। तो नेक्स्ट है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो जो आज गांधी मैदान है ना, गांधी मैदान कब, मतलब कौन इसका नाम चेंज कर दिया था, किस टाइम पे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन आयोग, जो विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, है ना, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, नहीं ये जो है ना, ये चंपारण सत्याग्रह नहीं, स्वतंत्रता का अवसर पर। 10 का आंसर डी है ना। उन्नीस सौ 18 में पटना लॉन मैदान में आयोजित हुई, तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ठीक नहीं लग रहा। भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, चंपारण सत्याग्रह, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। आंसर डी नहीं होना चाहिए इसका। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इसको रहने दीजिए, इसको हम अगले वीडियो में वो ठीक कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से हम उठाए हैं क्वेश्चन वहां पे ये 1918 है, तो भाई 1918 में तो 1917 में चंपारण हुआ, 18 में तो मेजर कुछ हुआ नहीं है, 19 या 20 में हुआ होगा सिविल डिसमेंट, यहाँ देख रहे हो, देखना पड़ेगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी, 4 फरवरी, तो फरवरी में नहीं था ये था अपन 3 मार्च को पकड़ा गया था, ठीक है ना। तो प्रश्न में कोई विकल्प सत्य नहीं है, क्योंकि बिरसा मुंडा को बंगाल के जामकोपाई वन में सोते हुए 3 मार्च 1900 गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, धार्मिक नेता और लोक नायक भी थे, जो मुंडा जनजाति के थे। उन्होंने एक आदिवासी धार्मिक शास्त्रवादी आंदोलन का, मतलब उस समय धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, फिर वो राजनीतिक भी हो गया था। एकेश्वरवाद का यह अवधारणा दिया था कि एकेश्वरवाद का अवधारणा ये दिया था, ठीक है ना, कि एक ईश्वर को मानो, 25 ईश्वर मत मानो। बिहार के चिरांद नामक संस्कृति है, जो है ना, चिरांद एक जगह पुरातात्विक स्थल है, याद रखिए, पुरा स्थल की प्राचीनतम
पूरा पाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड है, मध्य पाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड है, नव पाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड है। तो ये नव पाषाणिक है ना, नव पाषाण काल का ये चिरांद है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या विशेषता है। तो छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का हिस्सा है, ठीक है ना। सारण जिला का मुख्यालय क्या है, छपरा। जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल नव पाषाण काल से संबंधित है। घाघरा नदी के किनारे देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है। घाघरा नदी के किनारे बस बने स्तूप नुमा भराव को हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम प्रभाव को उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। भारत में यह नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार मिला। हाँ, ये चीज कई बार पूछा है ना, हड्डियों के औजार। यहाँ पे चिरांद जो फेमस किस लिए है, तो हड्डियों के औजार के लिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महासंत ने किया था। महान संत ने की थी, ठीक है ना। सलार मसूद गाजी, दरिया साहिब, इमाम शाफई, फकीह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये था दरिया साहिब, ठीक है ना। ठीक है, तो आंसर में चलिए डिटेल्स में देखते हैं। ज्ञान दीपक, ये याद रखिए, पूछ सकता है ना। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहिब ने की थी। इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाने थे, बिहार वाले जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से ज्ञान दीपक और दरिया साहेब प्रमुख है। ध्यातव्य है कि दरिया साहेब की उनकी आत्मकथा है, ये याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तुर्क मतलब सल्तनत काल की बात कर रहा है ये। मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नुहानी। तो ये था इब्न बख्तियार खां खिलजी, है ना। ये देखिए, ये वही बख्तियार खिलजी है ना, जो अपने नालंदा को जला दिया था, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है ना, इब्ने बख्तियार खिलजी को। वह बनारस तथा अवध के क्षेत्र के मलिक हुसैनुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया था। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था। याद रखना, यहाँ पे जो है, यहाँ वहां मतलब बिहार, यहाँ पे होना चाहिए। सेन वंश का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन, ठीक है ना। और पाल वंश की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुर बिहार शरीफ की विजय थी, है ना। पाल की पहली, नहीं, ये पाल ये होना नहीं चाहिए, अब्दुल खिलजी, ये पाल वंश नहीं है। पाल वंश ये बनाया था उदंतपुरी, बिहार शरीफ की विजय थी। बिहार शरीफ पहले विजय था, ठीक है ना, 1198 में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वो अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती में बनाया था, ठीक है ना, ऐबक, क्या बोलते हैं ये, बख्तियार खिलजी, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि, ठीक है ना, यही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, ठीक है ना। आज जो बख्तियारपुर हम लोग नाम सुनते हैं उन्हें कहते, ये बार बार आता है कि इतने क्रूर और इतना गंदे लोगों का नाम आज भी हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो उसका नाम चेंज करने का, जो एक्चुअल में जिसका नाम चेंज होना चाहिए वो अब तक हुआ नहीं है, तो बख्तियारपुर का नाम चेंज होना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं किसी धार्मिक व्यक्ति और कोई पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया है ना। अगर वो किताबें आज रहता तो हम लोग हर क्षेत्र में आगे रहते, है ना। कितनी किताबें लाइब्रेरियों में भरी हुई थी, कितने कमरे, वो जलता रहा, 6 महीने तक जलता ही रहा। सोचो कितनी पेपर होंगे उसमें। तो नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया, कौन सी कंपनी इसको विकसित किया, फेरी बोट, है ना। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, याद रखिएगा। ज्यादातर आप ये देखिएगा, कोचिन और मजगांव, ये देखिएगा अगर, ठीक है ना, ज्यादातर ऑप्शंस में रहेगा। मतलब जब तुक्का मारना हो तो भाई कोई भी सा क्यों मारे, जो ज्यादा बार आता है वो होना चाहिए। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित नौका का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, है ना। हाइड्रोजन सेल से चलेगा वो। इस नौके की क्षमता 50 यात्रियों की है। यह फेरी हरित नौका पहल का हिस्सा है। फेरी मतलब उसको बोलते हैं जो मतलब नौकायान है उन्हीं को, ठीक है ना। इस मतलब ये यात्री ढोने वाला को फेरी बोलते हैं। इस फेरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में चलाया जाएगा। यह पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा कुशल व न्यूनतम आवाज वाली फेरी है। इसे दहन जहाजों की तुलना में कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है।
दहन मतलब जिसमें कंबस्टन होता है, जो डीजल इंजन वगैरह होता है, उससे कम खर्चे में इसको हम रख रखाव या मेंटेनेंस में यूज कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है ना। ऐसे में हाइड्रोजन इंजन जो होता है, हाइड्रोजन जो है ये बस क्या निकालता है, हाइड्रोजन प्लस H2O, है ना। हाइड्रोजन जल के बस, हाइड्रोजन जल के मतलब सिर्फ वाटर ही निकालता है, तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन इसलिए क्लीन फ्यूल बोला जाता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये पढ़े होंगे कभी, आप लोग को पूछेगा कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है जब हाइड्रोजन जलने की बात होगा, तो आप जल टिक करेंगे, ठीक है ना। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया है ना, मानव डीएनए बैंक, है ना, ये चीज याद रखिएगा। देखिए पढ़ने का तो हजारों तरीका है, लेकिन एक तरीका होता है कीवर्ड स्टडी, है ना, जो माइंड को ज्यादा प्रभावित करे, कीवर्ड स्टडी, है ना। इसमें क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ पढ़े, उसमें एक शब्द को ऐसा मतलब ध्यान से देखिए जिससे पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ में आएगा। अब इतने बड़े लाइन के सिर्फ इसमें क्या है, मानव डीएनए बैंक, है ना, पहला हो क्या है वो तो अपने आप याद आ जाएगा जब पढ़े रहेंगे तो कहाँ स्थापित है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये बनारस ही होगा क्योंकि ये ज्यादातर नवाचार में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। इसमें मेक इन इंडिया के तहत, है ना, कौन सा स्कीम के तहत, मेक इन इंडिया के तहत निर्मित मशीनों को लगाया गया है। वर्ष 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित, हाँ देखिए, जो आज मतलब द्विकुंडलित हम लोग जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो वाटसन और क्रिक ने ही वो दिया था, हेलिक्स, डबल हेलिक्स जो पढ़ते हैं, संरचना मॉडल प्रतिपादित किया, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए डीएनए सभा अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है, जीन इसकी इकाई, है ना, तो याद रखिए ये सब तो बेसिक है, ये वो प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित करता है, तो ये बात है, इसमें कोई खास बात नहीं था। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है, पेप्सिन, पेरोक्सीडेस, एमाइलेज, तो ये एमाइलेज, ठीक है ना। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो फर्स्ट टाइम यही हमारे में खाने में घुलता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है ना, लार से निकलता है, मुख में लार ग्रंथि एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती है ना। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर शर्करा बनाता है, शर्करा मतलब, है ना, जो आगे चल के कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है ना, ये चीजें हैं, बस इतना याद रखिए, ज्यादा क्या याद रखिएगा। 18 लीची का खाद्य भाग क्या है भाई, एरल, थैलेमस, बीज कोट क्या है, तो ये है आपका एरल, एरिल। अगले कुछ तो देखिए, लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम लीची जेनेसिस, इसे खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है, रज्जु मतलब जो आपका बोन मैरो बोलते हैं ना अपन, इसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल उसको खाने वाले भाग क्या क्या है, तो देखो, आम का हम लोग क्या खाते हैं, तो मध्य भाग खाते हैं, मध्य फल भाग खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूणकोश, है ना, और सेब का मांसल पुष्पासन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है। अभी एक एएसओ का एग्जाम था, हाँ, ये एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हम दिए थे, तो उसमें ये पूछा था नारियल का, है ना, तो भ्रूणकोश था उसमें, ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखे, कभी पूछ देता है, और ऐसे ही सेट में आता रहेगा, याद करते रहिए, दिमाग को क्यों लगाना। पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज कौन कौन किया था, ठीक है ना, तो गार्नर एलार्ड किया था, है ना, पहला ऑप्शन इसका सही है। तो डिटेल्स थोड़ा पढ़ते हैं, क्या होता है प्रतिदीप्ति। पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने किया, सन 1920 में किया था। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसे ही पौधों की प्रतिदीप्ति कालिता, फोटो पीरियोडिज्म, पीरियोडिज्म मतलब क्या होगा, प्रतिदीप्ति कालिता कहते हैं। यह पौधों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। प्रतिदीप्ति कालिता के आधार पर पौधे को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, लंबे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है, भी पौधे अधिक लंबे दिन वाले पौधे एलडीपी कहलाते हैं ना। लॉन्ग डे प्लांट जैसे मूली, अच्छा, पालक, चुकंदर आदि, ठीक है।
और छोटे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता, उन्हें छोटे दिन वाले पौधे यानी शॉर्ट ड्यूरेशन डे या शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है, जैसे सूरजमुखी, हाँ, चावल, सोयाबीन, तंबाकू आदि। आपको लग रहा है कि चावल कैसे हो सकता है भाई, ये तो गर्मी में हम लोग बोनते हैं क्योंकि ये खरीफ फसल है भाई। ये जब पौधा जब ये देता है ना, फूल जब निकलता है, तब नोटिस करना ना, अभी अभी के समय में ये चावल जो अभी अक्टूबर नवंबर के समय में था ना, खिलता है फूल उसमें, तब वो परागन होता है, तब वो फल बनते हैं, ठीक है ना। सूरजमुखी जो है तो ये तो रबी फसल ही है, सोयाबीन वगैरह जो भी है, तंबाकू वगैरह। दिन तटस्थ पौधे, वे पौधे जिनके मतलब वो बिना लाइट के प्रवाह किए बने फूल आते हैं, दिन तटस्थ पौधे कहलाते हैं, जैसे गुलाब, है ना। गुलाब देखे होंगे आप, तुम घर में भी लगा सकते हो। टमाटर, ककड़ी, ककड़ी मतलब खीरा वगैरह का बात हो रहा है ना। तभी तो खीरा ज्यादातर हम लोग उगाते हैं ठंड में, इसे साल भर उगाते हैं, वो कैसे उगाते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग तो ठंड में उगाते हैं इसलिए, क्योंकि इसको लाइट का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्टोमेटा, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही तो करेंगे, तभी तो खाना बनाएंगे, है ना। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर मुख्य छोटे छिद्र होते हैं जिनके जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, स्टोमेटा छिद्र को बोलते हैं, ठीक। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है, छिपकलियों का, मच्छरों का, कॉकरोचों का, चमगादड़ों का। तो ये है तुम्हारा छिपकलियों का। सेरोलॉजी, ये देखिए सेरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन है, लिजार्ड्स का अध्ययन किया जाता है और छिपकली संघ कार्टोडेटा से संबंधित है। सांपों का अध्ययन क्या है था भाई? ऑफियोलॉजी। ये देखिए ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, ठीक है। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन, यानी उभयचर मतलब दोनों, जल और जमीन वहां पे दोनों रहते हैं। सरीसृप मतलब सरीसृप भी दोनों जगह लगभग रहते हैं, है ना। इसको हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है, एक ब्रांच है अध्ययन करने का, ठीक है। यदि एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब वह 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? प्रत्येक 15 मिनट में वो 1 से 2 हो जाता है ना, तो इसका मैथ बनाना पड़ेगा। 256 इसका आंसर है, लेकिन ये कैसे होगा देखिए, हर 15 मिनट में ये 2 हो जाता है ना, 1 से 2 हो जा रहा है, तो अगले 30 मिनट में कितना हो जाएगा ये? 4, है ना। 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर अगले 15 मिनट में, प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में कितने होगा? तो 2 का 4 हो जाएगा, फिर 4 का 8, 4 का स्क्वायर होगा, ऐसे ही करते हैं। नीचे देखते हैं इसका, जीवाणु कोशिका 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होती है, तो 120 मिनट में जीवाणु कोशिका 256 जीवाणु निर्मित होंगे। ये कैसे हो रहा है भाई? 2 के पावर 16, 2 के पावर 8, 9, 10 कितना बार हो रहा है? 15 मिनट में 2 है, 30 मिनट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अगले 45 मिनट में कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, हाँ ठीक है। तो अगले 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है ना। फिर अगले 60 नहीं 75 मिनट में, सही है, इसे जाएंगे हम तो 256 प्राप्त होगा, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न से किस संरचना से स्पष्ट होता है? यानी दोनों कोशिका में नाभिक, एंजाइम, कोशिका भित्ति आयनी से होता है, कोशिका भित्ति से, है ना, सी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। पौधे यानी पादप और पशु जंतु कोशिका में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होता है। यह भित्ति मुख्यतः किससे बना था? सेल्यूलोज का, ये भी पूछता है, ठीक है ना, बनी होती है। यह पारगम में होती है, पारगम मतलब कुछ चीजें अंदर से बाहर आ जा सकता है, ठीक है ना। पारगम मतलब पेरिशेबल, इसको नहीं परमिशेबल ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन देखिए, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल, नॉन डिकम्पोजेबल जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, ठीक है ना, रहने वाला, मतलब डिकम्पोज मतलब समझिए जो कि नष्ट नहीं हो सकता, रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्न में कौन सा है ना। तो सेक्रिन, अस्पार्टेम, सुक्रोज, एलिटेम, ये सारे कृत्रिम है ना, ये आर्टिफिशियल जो है स्वीटनर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि अस्पार्टम जो है सबसे ज्यादा
ठंडे पेय पदार्थ में कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ एस्पार्टम है, जो चीनी से भी अधिक मीठा होता है। ठंडे पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक है ना, एस्पार्टम याद रखिए। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए, है ना। तो ये पारा ही होगा, है ना। ये ऐसा धातु है जो कि कमरे के रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है ना। और ऐसा एक धातु बताइए, है ना, ऐसा धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं, तो वो सोडियम है, ठीक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो धातुओं में पारा सामान्य ताप, कमरे के ताप पर द्रव है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर, अमलगम आदि बनाने में किया जाता है। प्रकृति में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है ना। पारा सामान्य ताप पर द्रव विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों के अक्रिस्टलीय मिश्रण को कांच शीशा कहते हैं। साधारण कांच बनाने में सिलिका विरंजक पदार्थ, क्षारीय धातु के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का काम होता है। अच्छा, अगले नेक्स्ट सबका बता रहे हैं ना। ये देखिए सोडियम है ना, ये चाकू से काट सकते हैं इसको। ब्रोमीन के बारे में बात कर रहे हैं कहीं पे। टीन से रंगा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन के बारे में बात नहीं हुआ, ठीक है ना। एक चीज याद रखिए, वनस्पति तेल जो हम लोग खाते हैं ना, वनस्पति तेल मतलब, है ना, वो जो घी खाते हैं उसको कृत्रिम घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का काम होता है ना, निकेल कैटालिस्टिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए, इन्हीं के साथ 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो 25 क्वेश्चन के लिए 31 मिनट का वीडियो बना है, यानी पर क्वेश्चन 2 मिनट आंसर के साथ, और बहुत स्पीड में पढ़ाए हैं। अगर आपको मजा ना आए तो फिर कहेंगे, है ना। तो ये बच्चों के लिए तो बना भी नहीं है ना। नया नया निब्बा निब्बी के लिए तो बनाए भी नहीं। नया नया निब्बा निब्बी भी पढ़ सकते हैं, इसे क्या है ना। जैसे बोलते हैं ना, यूपीएससी के बाबू सोने, बीपीएससी के बाबू सोने। तो बाबू सोने भी देखें, उनका भी भला होगा। सब देखें, इसमें क्या ही फायदा है, क्या घाटा है, सॉरी क्या फायदा बोल दिए। चलिए, तो फैन वैन बंद करके करना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट अगले दिन, अगले मतलब अगले भाग में मिलते हैं। 25 क्वेश्चन फिर करेंगे, है ना।